इसका मतलब ये है कि इंडिया एक काफी बड़ी मुआशी ताकत है और वो बहुत अहमियत रखता है इस खित्ते के हवाले से और एशिया में भी मुल्क को किसी भी दूसरे मुल्क की आंखों में आंखें डालकर बात करने की ताकत देती हैं और वो भारत के पास मौजूद हैं। हमारे पास ना डेमोक्रेसी है उस तरह की, ना हमारे पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उस लेवल के, और ना हमारे यहाँ अल्लाह आपका भला करे लोगों के साथ हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी का भी सारा। फिर आज इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 600 ना लाने क्यों दिल जलाते हैं। 640 अरब डॉलर डरे उस वक्त से। भारत को जो है हद से ज्यादा पटरी से उतरने से रोकने के लिए भी पाकिस्तान की जरूरत है। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर रहे, पाकिस्तान की मईशत गैर मुस्तहकम। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अशराफिया और अवाम दोनों में कंपटीशन है, कुछ ज्यादा किसने लूटना है। भारत के दिनों दिन बढ़ते आर्थिक और सामरिक ताकत को देखकर लगता है कि अब पाकिस्तानी मीडिया खौफ ज़्यादा होने लगी है। पाकिस्तानी मीडिया में यह स्वीकार किया जा रहा है कि भारत आज दुनिया में इतना अपने को शक्तिशाली बना लिया है कि आज हम भारत से आंख मिलाने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान के इसी खौफ को बयान करती पाक मीडिया की परिचर्चा आइए सुनते हैं। जो मर्जी कर लें, हम उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सर हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी एक कांस्टेंट किस्म की पॉलिसी रखी है जिसके ऊपर वो रशिया को भी मैनेज कर लेते हैं, यूएस को भी मैनेज कर लेते हैं और सर चाइना को भी मैनेज कर लेते हैं। ये हमें सर जयशंकर साहब या बाकी उनके लोगों को दाद देनी पड़ेगी। और इस वक्त भी सुना है कि उनके ऊपर प्रेशर शायद डाला जाए, लेकिन मेरी कुछ इंडियन दोस्तों से, जर्नलिस्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारा जवाब वही होगा जो हमने 2+2 में वाशिंगटन में दिया था और जो बाइडेन को जो वर्चुअल मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। आप क्या कहेंगे सर कि कैसे ये सारी चीजें मुख्तलिफ लोगों को मैनेज करना एट ए टाइम? हाँ, और मुख्तलिफ डायरेक्शन से लोगों को मैनेज करना। रूस एक और तरफ है, जापान एक और तरफ है, ऑस्ट्रेलिया किसी और तरफ है, अमेरिका किसी और तरफ है, लेकिन नेटो के जो सेंट्रल यूरोप के जो मुल्क हैं, जापान, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह, इनको मैनेज करने में इसका मतलब यह है कि इंडिया एक काफी बड़ी मुआशी ताकत है और वो बहुत अहमियत रखता है इस खित्ते के हवाले से और एशिया में खास तौर पर, और उसकी अहमियत अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया की नस्ल में कितनी ज्यादा है इसको सारा। फिर आज इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 600 ना लाने क्यों दिल जलाते हैं। 640 अरब डॉलर डरे उस वक्त से, क्योंकि अब कहते चले वो आप कह रहे हैं कि 1.25 अरब का मुल्क है, तो अगर उनके 640 अरब है तो हमारे उस अगर आपको 50 अरब डॉलर ही होते तो क्या बात थी। अगर आपको कल जो हालत होगी इतनी। उन्होंने भारत के हवाले से कहा कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है, भारतीय हुकूमत ने फ्यूल प्राइसेस को कम किया है, और देखें इंडिया रूस से मुसलसल सस्ता तेल खरीद रहा है, लेकिन हम नहीं खरीद सकते। फिर उन्होंने बोली बात दोहराई कि देखिए वो तो ऐसा करें, हम नहीं करें। और आजाद फॉरेन पॉलिसी में क्या फर्क होता है। हिंदुस्तान कल उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपने डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदा है, सस्ता तेल खरीदा है। हम वही कोशिश हमने नेगोशिएट कर लिया था, हमारे यहाँ हम आधा बैठे हुए हैं, हमने उनकी मिनिस्ट्री से नेगोशिएट कर लिया था 30% कम हमने उनसे तेल खरीदा। तो शर्म की बात है कि हमें तो उन्होंने, खैर ये नई गुलाम हुकूमत है तो वो रद्द कर दिया, तो जो हमारी कौम को फायदा होना था, जो हिंदुस्तान की कौम को आज फायदा है, जो कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, उन्होंने तो अपने लोगों के लिए फैसला किया, अपनी अवाम के लिए फैसला किया। उन्होंने कहा कि हाँ हम तुम्हारे एलाइज हैं, लेकिन हमारी अवाम पहले आती है। हमें गुलामों को नहीं उन्होंने इजाजत दी, ये हुकूमत की जुर्रत नहीं है। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अशराफिया और अवाम दोनों में कंपटीशन है, कुछ ज्यादा किसने लूटना है। जिसको चोंच दी है कुदरत ने, वो चोंच से मांस नोच रहा है। जिसको जबड़ा दिया है वो जबड़े से पर्चे उतार रहा है। ये टोटल है, और ये तजादात का घर है ये मुल्क। अनफॉर्चुनेटली पूंजिया
घटिया, करप्ट, नॉन करप्ट, बिल्कुल ही थर्ड क्लास। ना बात करने की तमीज होती है, ना उनकी साख होती है। वो बस अपना धन धौंस धांधली के जोर पे। मैं तो इस मुल्क में डेमोक्रेसी नाम की किसी चीज से वाकिफ नहीं है। फ्रॉड है बहुत बड़ा। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी से बड़ा झूठ, बड़ा फ्रॉड मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो नहीं है और आप सरप्लस में हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग माशी ताकत हैं। जैसे भी तीसरी बात, अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स इतने मौजूद हैं कि आप कहीं पर भी खड़े हो सकें, तो ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी मुल्क को, किसी भी दूसरे मुल्क की आंखों में आंखें डालकर बात करने की ताकत देती हैं, और वो भारत के पास मौजूद हैं। हमारे पास ना डेमोक्रेसी है उस तरह की, ना हमारे पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उस लेवल के, और ना हमारे यहाँ अल्लाह आपका भला करे लोगों के साथ हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी का भी कुछ पता नहीं चलता, माशी तौर पर भी मुस्तहकम नहीं है। तो जब, और हमारा ट्रेड डेफिसिट कहां पर है इस वक्त, कोई 26 बिलियन का कम है, मतलब, और दूसरा हमारा डॉलर का। तो एग्जैक्टली वही हिस्ट्री दोबारा रिपीट आपने चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारा, चाहे वो PMLN हो या फिर PTI हो, लेकिन कर्जों का चूंकि एक नाज़िर ये बड़ा मसला हो चुका है कि पाकिस्तान में कर्जों को भी एक सियासत की एक वजह बना लिया गया। जो नई कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है चीन में के खिलाफ, उसमें भारत का मुमकिना रोल क्या हो सकता है? जापान और अमेरिका वो कैसे स्ट्रेटेजिकली भारत को सपोर्ट करें कि वो चीन के खिलाफ ऐसे इंतहाई इकदामात उठा सके जिससे चीन की माशी तरक्की के पहिए की रफ्तार को आहिस्ता किया जा सके। भारत से भी सीखना चाहिए, बांग्लादेश से भी सीखना चाहिए। बिल्कुल। और मैं कहता हूं सर, इकोनॉमी के हवाले से तो फिर हमें अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। अफगानिस्तान से भी सीखना चाहिए। नहीं वो इत्तेफाक करते जो वहां पे भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के हालात भारत से कुछ बेहतर थे। वहां पर लोकतंत्र नहीं था, इसलिए वहां के नेतागण या जो भी शासन में था, जो चाहते थे वे अपने मंसूबे को पूरा कर लेते थे। और यही कारण था कि शुरुआती दौर में पाकिस्तान भारत से ज़्यादा तेज़ी से प्रगति की मार्ग पर चला। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र की अपनी समस्याएं होती हैं कि इसमें सबको साथ लेकर चलना होता है। हालांकि यह इसकी खूबी भी है और खामी भी है। भारत में शुरुआती भारत को झटके भी लगे, क्योंकि 1962 में भारत अभी तैयार नहीं था, नया नया देश बना था और चीन ने आक्रमण करके भारत को झटका दिया। लेकिन इसके बाद भारत ने अपनी रफ्तार ऊपर की ओर बढ़ाना शुरू किया, अपने कमर को कसा। लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से हमारी उतनी मजबूती नहीं देखने को मिल रही थी। यहाँ तक कि 1990 में ऐसी स्थिति आ गई कि हमें कर्ज के लिए IMF के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाना पड़ा। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भारत पर विश्वास ही नहीं था, क्योंकि हमारी आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि IMF या विश्व की दूसरी संस्थाओं को भारत पर भरोसा ही नहीं रहा। तब उन्होंने कहा कि सोना गिरवी रखना होगा, तब वे कर्ज देंगे। हालांकि ऐसा एक अनयूजुअल सा कंडीशन था, लेकिन भारत की स्थिति ही वैसी थी। और वह भी सोना इंग्लैंड ले जाकर रखना था। भारत में अगर वह सोना IMF के नाम पर गिरवी रखा जाता तो उस पर IMF को भरोसा नहीं था। हालांकि भारत को यह करना पड़ा। उस समय स्वर्गीय चंद्रशेखर की सरकार थी, यही कारण था कि उनकी सरकार भी कुछ दिनों के बाद चली गई। लेकिन उसके बाद 1991 में PV नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने। और उन्होंने जो काम शुरू किया आर्थिक विकास के मार्ग पर, वह आज तक जारी है। हालांकि इसके बाद कई सरकारें आई, कांग्रेस की सरकार आई, BJP की सरकार आई, मिलीजुली सरकार आई, लेकिन सब में होड़ यह रहा कि भारत को कैसे आर्थिक रूप से और तरक्की किया जाए। पीछे के जो भी मूलगत या ढांचागत नीतियाँ थी उसमें बदलाव नहीं आया। और आज हालत यही है कि 2022 में हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था PPP के माध्यम से बन गए हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी के माध्यम से। नॉमिनल GDP जो दूसरा आर्थिक पैमाने को नापने का तरीका है, उसके अनुसार अभी हम 5वें स्थान पर है। और यही कारण है कि भारत की कूटनीति में धार आया है। और प्रधानमंत्री मोदी अभी जो क्वाड के बैठक में भाग लेने जापान पहुंचे हैं, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के जैसा भारत के प्रधानमंत्री को सत्कार दिया गया है, प्रोटोकॉल दिया गया है, उससे लगता है कि भारत अब विश्व रंगमंच पर अपनी धाक जमा चुका है। और चीन विरोधी चूंकि क्वाड है और पूरे
विश्व में जो जितने भी बड़े देश हैं वो अधिकांशतः चीन के विस्तारवादी रवैये से परेशान दिखते हैं और चीन को नकेल कसने के लिए कमर कस चुके हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि चीन जो पूरी दुनिया में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का अभी आधारशिला बना हुआ है, तो अगर चीन से लोगों का विश्वास उठता है तो उस सप्लाई चेन को कौन पूरा करेगा, और उसके लिए भारत की तरफ देखा जा रहा है। भारत के लिए आने वाले दिन और स्वर्णिम होने जा रहे हैं और यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक ने यह घोषणा किया है कि 2022 में विश्व की अर्थव्यवस्था भारत की ही सबसे तेज होगी और 2023 में अगर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुस्ती आती है तो भी भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में और देशों से तेज बनी रहेगी। इससे यह लगता है कि भारत की आर्थिक प्रगति आगे बढ़ी है और इसी आर्थिक प्रगति के रफ्तार के कारण अभी इस साल हमने रिकॉर्ड 88 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश भारत में आया है। विदेश के देशों का यानी दुनिया के दूसरे देशों का भारत में भरोसा बढ़ा है और फिर ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, अमेरिका हो या फिर यूरोपियन यूनियन के देश हो, डेनमार्क हो, सभी भारत के साथ द्विपक्षीय या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ तक मुस्लिम देश सऊदी अरबिया, यूएई पाकिस्तान को जो कर्ज देने से कतरा रहे हैं वे भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं और वह भी भारत के जम्मू कश्मीर में। तो यह आने वाले दिन जो है अगर हम मिलजुल कर रहे आपस में धर्म के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर या किसी और नाम पर अगर भेदभाव न करके देश में शांति स्थापित करें तो बाहर और मैसेज आएगा और आने वाले दिन हमारे लिए और स्वर्णिम होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।